हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, स्वतंत्रता यानी कि लिबर्टी के कॉन्सेप्ट के पार्ट टू में यानी कि पार्ट टू वाली वीडियो में हम लोग आज डिस्कशन करने जा रहे हैं पॉजिटिव लिबर्टी के कॉन्सेप्ट के बारे में, यानी कि सकारात्मक स्वतंत्रता की अवधारणा क्या है। इस वीडियो में हम इसको अच्छे से जानेंगे। दोस्तों, मैंने आपसे क्लास में डिस्कशन किया था, तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया था स्वतंत्रता के बारे में कि सपोज कीजिए कि कोई महिला है, ठीक है, वो अफगानिस्तान में रहती है और वो कार चलाना चाहती है, परंतु तालिबान की सरकार, आपको जैसे पता है कि उस तरीके से एक महिला को इजाजत नहीं देती कार चलाने की। इवन घर से अकेले बाहर निकलने तक की इजाजत नहीं होती है। तो इस तरीके से हम मान सकते हैं कि उस महिला, अफगानिस्तानी महिला की जो स्वतंत्रता है, उस पर तालिबान की सरकार ने बाहर से प्रतिबंध लगा रखा है। अगर हम भारत में देखें तो क्या हम कह सकते हैं कि भारत में महिला को कार चलाने की स्वतंत्रता प्राप्त है? तो हाँ, हम कह सकते हैं कि भारत के संविधान ने महिला और पुरुष में भेदभाव न करते हुए सभी को समान रूप से स्वतंत्रता का अधिकार दिया है और एक जैसी स्वतंत्रता का अधिकार दिया है। तो हम लोग कह सकते हैं कि भारत में कोई भी महिला अगर कार चलाना चाहे तो वो कार चला सकती है। तो एक तरीके का ये नकारात्मक अधिकार हुआ, नकारात्मक स्वतंत्रता का एग्जाम्पल हुआ। लेकिन जो सकारात्मक स्वतंत्रता का जो विचार है, वो केवल ये नहीं देखता कि महिला की कार चलाने की स्वतंत्रता पर किसी राज्य का या समाज का प्रतिबंध ही ना हो केवल, बल्कि वो इस प्रश्न की भी बात करता है कि अगर किसी महिला को कार चलाने की अपनी स्वतंत्रता का इस्तेमाल करना है ना, तो उसके पास कार भी तो होनी चाहिए। अरे, ऐसी स्वतंत्रता का मतलब ही क्या जिसको पूरा करने के लिए या जिस स्वतंत्रता का इस्तेमाल करने के लिए हमारे पास संसाधन ही ना हो। तो जो सकारात्मक स्वतंत्रता यानी कि पॉजिटिव लिबर्टी का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो फोकस करता है इसी एस्पेक्ट पे, स्वतंत्रता के इसी पहलू पर फोकस करता है। दोस्तों, जैसा कि मैंने पीछे बोर्ड पर लिखा हुआ है कि 19वीं सदी में औद्योगिक क्रांति के बाद यूरोप के समाजों में असमानता बहुत फैल गई थी। दोस्तों, आपको बता दूं कि जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है, ठीक है, औद्योगिक क्रांति है, उसका जो सबसे पहले उद्भव हुआ या सबसे पहले इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ब्रिटेन में हुआ, यानी कि पश्चिमी यूरोप के देशों में हुआ। उसके बाद वो धीरे धीरे संपूर्ण यूरोप में औद्योगिक क्रांति फैल गई। दोस्तों, औद्योगिक क्रांति 18वीं सदी में और 19वीं सदी में यूरोप में हुई, ठीक है। इसके बाद जो समाज यूरोप में देखने को मिला, उसमें भयंकर असमानताएं फैल गई। जब नकारात्मक स्वतंत्रता के सिद्धांतकारों ने ये विचार दिया कि व्यक्ति को खुले रूप से छोड़ देना चाहिए, वो कहीं भी जाकर के काम कर सकता है, वो कितना भी धन एकत्रित कर सकता है, कितनी भी संपत्ति जोड़ सकता है, ये उसका अपना अधिकार है, ये उसकी अपनी स्वतंत्रता है, कोई और उसकी स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो इसका परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम ये हुआ कि 19वीं सदी के यूरोप में भयंकर असमानताएं फैल गई। समाज में कुछ वर्ग बहुत ही ज्यादा अमीर हो गए और कुछ वर्ग बहुत ही ज्यादा गरीब हो गए। इसको हम कहते हैं पूंजीपति वर्ग और मजदूर वर्ग, लेबर क्लास। दोस्तों, शहर बसने के बाद यूरोप, पश्चिमी यूरोप में शहरीकरण होने के बाद, इंडस्ट्रियलाइज होने के बाद क्या हुआ कि एक मजदूर तबका सामने आने लगा जिसका पूरी तरीके से शोषण होने लगा, और एक पूंजीपति वर्ग अस्तित्व में आने लगा जो कि बहुत ही ज्यादा संसाधन संपन्न हो गया। तो समाज में जब नकारात्मक स्वतंत्रता को इंप्लीमेंट किया गया, यानी कि नेगेटिव लिबर्टी के कॉन्सेप्ट को लागू किया गया, तो उसका परिणाम ये देखने को मिला कि जो संसाधन संपन्न लोग थे, उन्होंने तो अपनी स्वतंत्रता का भरपूर इस्तेमाल किया, लेकिन जो जिनके पास संसाधन नहीं थे, जो गरीब श्रेणी के थे, जो गरीब वर्ग से आते थे, वंचित वर्ग से आते थे, उन लोगों के पास संसाधन ही नहीं थे। तो इसीलिए जो गरीब थे वो गरीब ही रह गए, उनका कोई ज्यादा विकास नहीं हो पाया। और जो अमीर थे, उन्होंने बेसिकली नकारात्मक स्वतंत्रता की अवधारणा का पूरा इस्तेमाल किया। इसका परिणाम हुआ कि 19वीं सदी के पश्चिमी यूरोप के समाज में भयंकर असमानताएं फैल गई। तो दोस्तों, 19वीं सदी में ये पॉजिटिव लिबर्टी का कॉन्सेप्ट वेस्टर्न यूरोप में डेवलप होना शुरू हुआ। इसमें क्या कहते हैं, इस तरीके की जो असमानता इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद देखने को मिली, उसको टैकल करने के लिए या उसको उसका समाधान निकालने के लिए सकारात्मक स्वतंत्रता का विचार अस्तित्व में आने लगा। दोस्तों, कार चलाने की स्वतंत्रता के लिए कार होना और कार चलाने योग्य सड़कें और स्किल होना बहुत जरूरी है। तो जो पॉजिटिव लिबर्टी का जो कॉन्सेप्ट है, वो ये भी कह रहा है कि सिर्फ व्यक्ति को कार चलाने की स्वतंत्रता मात्र दे देने से या उस पर कोई बाहरी प्रतिबंध ना लगाने से ही पूरी स्वतंत्रता नहीं हो जाती। व्यक्ति के पास कार भी तो होनी चाहिए, व्यक्ति के पास ऐसी सड़कें भी तो होनी चाहिए। तो इसलिए जो पॉजिटिव लिबर्टी का या जो सकारात्मक स्वतंत्रता का विचार है, वो ये मान के चलता है कि व्यक्ति जो है
वो केवल तार्किक नहीं है बल्कि संवेदनशील भी है। जो नेगेटिव लिबर्टी का जो कॉन्सेप्ट था वो ये मान के चलता था, क्यों देता था व्यक्ति को स्वतंत्रता का अधिकार, क्यों देता था व्यक्ति को लिबर्टी का राइट, क्योंकि वो मान के चलता था व्यक्ति रैशनल है, अपना अच्छा बुरा जानता है, अपना विकास स्वयं कर सकता है, इसलिए उसको स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए। लेकिन जो सकारात्मक स्वतंत्रता का जो विचार है ना, वो ये मान के चलता है कि व्यक्ति तो तार्किक तो है ही, लेकिन संवेदनशील भी है। संवेदनशील होने का मतलब है कि व्यक्ति सोच समझ तो सकता है तार्किक रूप से, लेकिन संवेदनशील जब वो कह रहा है कि व्यक्ति संवेदनशील है, तो ये मान रहा है कि व्यक्ति को भूख प्यास भी लगती है, व्यक्ति की कुछ मजबूरियां भी होती है, व्यक्ति का जीवन जिस परिस्थिति में वो जी रहा है उससे बहुत हद तक तय होता है। इसलिए जो सकारात्मक स्वतंत्रता का विचार है, वो स्वतंत्रता को ऐसी परिस्थितियों के रूप में देखता है जिसमें व्यक्ति को पूरी तरीके से अवसर मिल सके उस स्वतंत्रता का इस्तेमाल करने का। तो इसीलिए वो कहते हैं कि सकारात्मक स्वतंत्रता का सरोकार सामाजिक आर्थिक स्वतंत्रता से है। तो जो सकारात्मक स्वतंत्रता का जो विचार है वो आर्थिक स्वतंत्रता पे फोकस करता है, सामाजिक स्वतंत्रता पे फोकस करता है। केवल राजनीतिक स्वतंत्रता या ऐसी स्वतंत्रता पे फोकस नहीं करता जो जिसमें कि केवल राज्य खुली छूट दे दे, बल्कि वो राज्य को विवश करता है कि राज्य आगे आए और व्यक्ति को अपनी स्वतंत्रता का संपूर्ण उपयोग करने लायक बनाने में व्यक्ति की मदद करे। तो इसीलिए जो सकारात्मक स्वतंत्रता का जो विचार है वो व्यक्ति की जो स्वतंत्रता है ना, उस स्वतंत्रता को पूरा करता है। नकारात्मक स्वतंत्रता का जो कॉन्सेप्ट है वो पूरी तरीके से अधूरा कॉन्सेप्ट है। वो अमीरों के लिए तो फायदेमंद होता है लेकिन गरीबों के लिए फायदेमंद नहीं होता। इस गरीबों के कल्याण के लिए इसलिए जो है ये सकारात्मक स्वतंत्रता का विचार उभर कर सामने आने लगा। और सकारात्मक स्वतंत्रता के विचार ने राज्य के महत्व को समझा और ये बोला कि राज्य को व्यक्ति के कल्याण के लिए आगे आना चाहिए, व्यक्ति की लाइफ में इंटरफेयर करना चाहिए। दोस्तों, पॉजिटिव लिबर्टी यानी कि सकारात्मक स्वतंत्रता के बारे में हेरोल्ड लॉस्की ने भी एक स्टेटमेंट दिया है, वो मैंने अभी पीछे बोर्ड पे लिखी है। दोस्तों, हेरोल्ड लॉस्की कहते हैं कि स्वतंत्रता का अर्थ ऐसी दशाओं की उपलब्धता से है जिसमें मनुष्य के विकास का सर्वोत्तम अवसर उपलब्ध हो। ठीक है दोस्तों, हेराल्ड लास्की जो है स्वतंत्रता को एक दशा के रूप में देखते हैं। ठीक है, वो कहते हैं कि व्यक्ति को जो स्वतंत्रता है वो कुछ दशाओं के रूप में उपलब्ध होती है, वो एक तरीके की परिस्थितियां हैं जिसके अंतर्गत जो है व्यक्ति अपना विकास करता है। तो हेराल्ड लास्की जो है परिस्थितियों के रूप में, मैंने आपको बताया था कि अधिकार वाले चैप्टर में ही बताया था कि अधिकार को भी वो एक परिस्थिति के रूप में मान रहे थे हेराल्ड लास्की। तो इसी तरीके से वो स्वतंत्रता को भी परिस्थिति के रूप में मानते हैं। अगर व्यक्ति को ये परिस्थितियां नहीं मिलेगी, स्वतंत्रता की परिस्थितियां, तो व्यक्ति अपना विकास नहीं कर पाएगा और समाज में पीछे ही रह जाएगा। दोस्तों, ऐसी स्वतंत्रता जो अमीर और गरीब को समान माने वह गरीबों के लिए निर्थक होती है। तो जो सकारात्मक स्वतंत्रता का जो विचार है वो ये मान के चलता है कि अमीर और गरीब को समान रूप से नकारात्मक स्वतंत्रता देकर के, नेगेटिव लिबर्टी देकर के स्वतंत्र छोड़ दिया जाएगा ना, तो जो अमीर लोग हैं ना वो गरीब लोग का शोषण करेंगे, जैसा कि 19वीं शताब्दी में देखा जा रहा था यूरोप में। बल्कि 18वीं से लेकर 19वीं शताब्दी में क्या हुआ कि यूरोप में जो पूंजीपति वर्ग है उसने मजदूर वर्ग का, ठीक है, शोषण किया फैक्ट्रीज में। उनको वेतन केवल इतना दिया जिससे कि वो जी सके और जो मुनाफा है वो अपने पास रखा और कई सारी फैक्ट्रियां खोली और पूंजीपति और अमीर होने लग गए और गरीब गरीब ही रह गए, बल्कि और गरीब होने लगे। मिडिल क्लास का तो कोई अस्तित्व ही नहीं था। तो इस तरीके से जो पॉजिटिव लिबर्टी के जो समर्थक विचारक है वो कहते हैं कि अमीर और गरीब को समान तरीके की स्वतंत्रता नहीं देनी चाहिए, बल्कि गरीब भी अपनी स्वतंत्रता का पूर्ण तरीके से उपयोग कर सके, इसलिए उसके पास कुछ संसाधन भी होने चाहिए, उसके पास रिसोर्सेज होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो दोस्तों इसलिए कल्याणकारी राज्य का सिद्धांत जो है वो अस्तित्व में आता है। दोस्तों, 19वीं सदी में कल्याणकारी राज्य का सिद्धांत यानी कि वेलफेयर स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है वो उभर के आता है। ठीक है, और 20वीं शताब्दी में यानी कि अभी जो 1901 से लेकर के 1999 तक का जो पीरियड है 20वीं शताब्दी का, इसमें जो कल्याणकारी राज्य का सिद्धांत है ना वो पूरी तरीके से अपने चरम पे था। इवन 1940 1950 के दशक में तो ये बिल्कुल ही चरम पे था कल्याणकारी राज्य का सिद्धांत। ये क्या कहता है, तो पॉजिटिव लिबर्टी के जितने भी समर्थक विचारक हैं वो कल्याणकारी राज्य का समर्थन करते हैं। दोस्तों, मैंने नेगेटिव लिबर्टी वाले वीडियो में आपको बताया था कि जो विचारक थे, नकारात्मक स्वतंत्रता के जो विचारक थे, ठीक है, वो कहते थे कि राज्य सीमित रहना चाहिए। वो सीमित राज्य का कॉन्सेप्ट देते हैं। सीमित राज्य मतलब कि राज्य केवल कानून व्यवस्था मेंटेन करके रखेगा और व्यक्ति के जो प्राकृतिक अधिकार है उसकी रक्षा करेगा बस, और उससे ज्यादा राज्य का कोई काम नहीं है। वो व्यक्ति की बाहरी आक्रमणों से रक्षा करेगा, समाज में शांति स्थापित करके रखेगा, दैट्स इट। राज्य का बस इतना ही काम है। लेकिन जो पॉजिटिव लिबर्टी के जो विचारक है ना वो क्या कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। अगर हमने व्यक्ति को, अमीर और गरीब को समान तरीके की स्वतंत्रता दे दी तो फिर गरीब लोग
जो है वो समाज में उनका शोषण होगा, वो कुचले जाएंगे समाज में। इसीलिए राज्य को आगे आना चाहिए और राज्य को केवल कानून व्यवस्था ही स्थापित करने का काम नहीं करना चाहिए, बल्कि जो गरीब लोग हैं, जो समाज में निचले तबके के हैं, उनकी स्वतंत्रता का या उनको स्वतंत्रता के अधिकार का पूरी तरीके से राइट देने के लिए राज्य को कुछ व्यवस्था करनी चाहिए, कुछ संसाधन जो है उनको मुहैया कराने चाहिए। जैसे कि हम एग्जाम्पल के रूप में मान सकते हैं कि हम अमीर और गरीब को समान शिक्षा का अधिकार दे दें। तो जो अमीर लोग हैं, क्योंकि उनके पास में रिसोर्सेज हैं, तो वो तो पढ़ लेंगे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में, प्राइवेट कॉलेजेस में, अच्छी यूनिवर्सिटीज में पढ़ लेंगे, विदेश में जाकर पढ़ लेंगे। लेकिन जो गरीब तबका है वो कहाँ से पढ़ेगा? इसलिए गवर्नमेंट स्कूल्स का होना बहुत जरूरी है। आप लोग जो पढ़ते हैं कॉलेजेस में, भीमराव अम्बेडकर कॉलेज या अन्य दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो भी कॉलेजेस हैं, उनमें ये जो कॉलेजेस हैं बेसिकली सरकार के इंस्टीट्यूशंस हैं। ये सरकार ने आप लोगों के लिए बनाया ताकि आप लोग पढ़ लिख सकें। तो सरकार आगे आती है और सरकारी स्कूल्स की, सरकारी यूनिवर्सिटीज की, सरकारी अस्पताल की स्थापना करती है, जिससे कि गरीब लोग भी अपने स्वास्थ्य का या इलाज का अधिकार का उपयोग कर सकें। गरीब लोग भी अपनी शिक्षा का अधिकार का उपयोग कर सके, राइट टू एजुकेशन का इस्तेमाल कर सके, अपनी पढ़ने लिखने की स्वतंत्रता का इस्तेमाल कर सके। इसलिए राज्य आगे आता है और गरीब व्यक्तियों को बुक्स, इंस्टीट्यूशंस, स्कूल, कॉलेजेस, रिसोर्सेज मुहैया कराता है। इवन मिड डे मील स्कीम इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि बच्चों को स्कूल में लाने के लिए सरकार ने क्या किया, आधी छुट्टी के पीरियड में जो है वो मिड डे मील स्कीम चला करके खाना मुहैया करवाया, ताकि बच्चे खाने पीने के लिए ही तो कम से कम स्कूल तो उससे आए तो सही। कहीं ऐसा ना हो कि बच्चों को खाने को ही ना मिले और वो सबसे पहले अपने खाने पीने के जुगाड़ में लगे रहे और स्कूल ही ना आए। इस तरीके से जो मिड डे मील स्कीम है वो भी सरकार आगे आती है और ये कल्याणकारी राज्य का एक एग्जाम्पल है। ठीक है, तो दोस्तों जो ये पॉजिटिव लिबर्टी का जो कॉन्सेप्ट है वो यही कहता है कि राज्य के सकारात्मक हस्तक्षेप यानी कि पॉजिटिव इंटरफेरेंस का समर्थन करता है। वो चाहता है कि राज्य केवल दूर रह करके खड़ा ना रहे, आगे आए, व्यक्ति की स्वतंत्रता में एक तरीके से बढ़ोतरी करने के लिए कुछ स्टेप्स ले, कानून बनाए। ठीक है, इसलिए ये जो पॉजिटिव लिबर्टी का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो दोस्तों, अभी तक की स्वतंत्रता को लेकर के हमारी इस चर्चा में स्वतंत्रता का जो रूप हमें देखने को मिलता है, उससे रिलेटेड स्टेटमेंट मैंने पीछे बोर्ड पर लिखी हुई है। तो दोस्तों, वह स्थिति जिसमें व्यक्ति अपने जीवन को मनचाहा रूप देने में असमर्थ हो और राज्य उसकी इस असमर्थता को दूर करने के लिए ठोस कार्रवाई करे, इस स्थिति को हम लोग स्वतंत्रता कह सकते हैं। तो दोस्तों, अभी तक जो भी स्वतंत्रता का कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ था उसमें ये मान के चल रहे थे नेगेटिव लिबर्टी में कि राज्य अलग रहेगा, लेकिन अब राज्य की स्वीकार्यता को या राज्य के हस्तक्षेप को पॉजिटिव लिबर्टी में एक्सेप्ट किया जाने लगा। दोस्तों, जो ये पॉजिटिव लिबर्टी का जो कॉन्सेप्ट है, सकारात्मक स्वतंत्रता का जो ये कॉन्सेप्ट है, इसके जो प्रमुख विचारक हैं वो है रूसो, टी.एच. ग्रीन, हेराल्ड लास्की और इमैनुअल कांट। आप लोग इसे लिख लें। ये विचारक जब भी आप पॉजिटिव लिबर्टी को डिफाइन करेंगे तो इन विचारकों के जो नाम है वो आप अच्छे से लिख लें। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको बताया कि राज्य से अपेक्षा की जाती है कि वह व्यक्तियों के को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराएं। दोस्तों, यह मैंने बता दिया आपको कि राज्य से अपेक्षा की जाती है इसमें कि राज्य जो है वो पूरी तरीके से व्यक्ति की लाइफ में सकारात्मक तरीके से इंटरफेयर कर सकता है। दोस्तों, ये जो पॉजिटिव लिबर्टी का जो ये कॉन्सेप्ट है ना, ये 19वीं सदी के अंत में और 20वीं शताब्दी में 1940 में, 1950 में, 1960 में पूरी तरीके से इसका जो है प्रभुत्व रहा। जो ये पॉजिटिव लिबर्टी का जो कॉन्सेप्ट है जिससे कि कल्याणकारी राज्य का सिद्धांत भर के आया, ये कल्याणकारी राज्य का जो सिद्धांत है वो 1940, 1950, 1960 के दशक में पूरे विश्व में बहुत ही प्रचलित रहा, बहुत ही लोकप्रिय रहा। तो दोस्तों, स्वतंत्रता के सिद्धांत से रिलेटेड अपनी इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए अब हम लोग कुछ महत्वपूर्ण विचारकों के बारे में डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, जिन विचारकों के बारे में इस वीडियो में अब हम डिस्कशन करने जा रहे हैं वो आपके एग्जाम के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। यानी कि एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि इन विचारकों के जिसके बारे में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं, स्वतंत्रता पर क्या विचार है, एक्सप्लेन कीजिए। तो दोस्तों, ऐसे विचारकों के बारे में हम जब डिस्कशन करने जा रहे हैं तो उस कड़ी में सबसे पहले विचारक आते हैं इसाया बर्लिन। इसाया बर्लिन के बारे में मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है कि उन्होंने अपनी एक महत्वपूर्ण कृति यानी कि एक महत्वपूर्ण पुस्तक में जिसका नाम है टू कॉन्सेप्ट्स ऑफ लिबर्टी, जो कि 1958 में प्रकाशित हुई थी, उसमें लिबर्टी के कॉन्सेप्ट को दो भागों में डिवाइड किया, जिसमें से उन्होंने जो 17वीं सदी में, 18वीं सदी में जिस तरीके की स्वतंत्रता का विकास हुआ उसको नकारात्मक स्वतंत्रता की श्रेणी में रख दिया
और 19वीं सदी में और 20वीं सदी में जिस तरीके की स्वतंत्रता का विकास हुआ उसको सकारात्मक स्वतंत्रता की श्रेणी में रख दिया। तो इस तरीके से इसाया बर्लिन ने स्वतंत्रता के सिद्धांत को दो भागों में बांट दिया। ये आपको मैंने क्लियर ही करवा दिया है। तो लेकिन बर्लिन के स्वतंत्रता पर क्या विचार थे, इसको हम जानेंगे। तो दोस्तों, इसको जानने से पहले हम बर्लिन के एक स्टेटमेंट को, जो कि मैंने पीछे बोर्ड पे लिखा है, उसको अच्छे से पढ़ लेते हैं। तो दोस्तों, बर्लिन ने कहा है कि राज्य केवल व्यक्ति की नकारात्मक स्वतंत्रता की रक्षा कर सकता है, सकारात्मक स्वतंत्रता की रक्षा करना राज्य का विषय नहीं है। तो दोस्तों, वो ये कह रहे हैं इसाया बर्लिन की व्यक्ति जो है, सॉरी, राज्य जो है वो केवल व्यक्ति की नकारात्मक स्वतंत्रता की रक्षा कर सकता है, सकारात्मक स्वतंत्रता की रक्षा करना राज्य का काम नहीं है। यानी कि व्यक्ति को राज्य केवल खुला छोड़ सकता है या उस पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाएगा, लेकिन व्यक्ति अपनी सकारात्मक स्वतंत्रता का किस हद तक उपयोग कर सकता है ये व्यक्ति की अपनी क्षमता पर निर्भर है। इसको एग्जाम्पल के रूप में समझाओ तो मान लीजिए वो एग्जाम्पल भी देते हैं कि अगर कोई व्यक्ति खुले आकाश में पक्षी की तरह उड़ना चाहे या फिर खुले समुद्र में व्हेल मछली की तरह तैरना चाहता है, और अगर वो ऐसा नहीं कर पा रहा है तो इसका मतलब हम ये नहीं समझेंगे कि वो स्वतंत्र नहीं है। हम ये नहीं मानेंगे कि कोई व्यक्ति उड़ना चाह रहा है और उड़ नहीं पा रहा है तो वो स्वतंत्र नहीं है, या फिर मछली की तरह तैरना चाह रहा है तो वो कह दे कि यार मैं तो तैर ही नहीं पा रहा तो मैं स्वतंत्र नहीं हूं। नहीं, इसके लिए हम ये नहीं कह सकते कि व्यक्ति स्वतंत्र नहीं है। इसको प्रैक्टिकल लाइफ में भी वो एग्जाम्पल देते हैं कि अगर कोई व्यक्ति अपनी पसंद का भोजन करना चाहता है या अपनी पसंद की जगह पर घूमने फिरने जाना चाहता है और उसके पास इतने पैसे ही नहीं है कि वो वहां पर वो भोजन खा सके या वहां पर घूमने फिरने जा सके, इतने उसके पास पैसे नहीं है, तो वो ये नहीं कह सकता कि मुझे वहां जाने की स्वतंत्रता नहीं है या वो भोजन खाने की स्वतंत्रता नहीं है, बल्कि ये उसका अपना विषय है। और वो राज्य से डिमांड नहीं कर सकता कि मुझे मेरा मनपसंद भोजन खाने में सहायता दो या मुझे मेरी मनपसंद जगह पे घूमने जाना है उसके लिए मुझे पैसा दो। वो राज्य से डिमांड नहीं कर सकता, वो उसका अपना मसला है। हाँ, वो ये जरूर देखा जाएगा कि राज्य ने उसके एक्स जगह पे जाने के लिए प्रतिबंध तो नहीं लगा रखा, या एक्स भोजन खाने पे जो कि वो खाना चाहता है उस पर रोक तो नहीं लगा रखी। बस नकारात्मक स्वतंत्रता का विषय ये देखेगा कि उस पर कोई इस काम को करने से जो कि वो मनचाहा काम करना चाहता है उस पर कोई प्रतिबंध ना हो। तो इस तरीके से जो मैंने आपको नकारात्मक स्वतंत्रता का जो कॉन्सेप्ट बताया था उसमें बताया भी था, आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से नकारात्मक स्वतंत्रता का कॉन्सेप्ट है। तो वही वो कह रहे हैं, बर्लिन कह रहे हैं कि कोई व्यक्ति कहां तक अपनी सकारात्मक स्वतंत्रता का उपयोग कर सकता है यह उसकी अपनी क्षमता और संसाधनों पर निर्भर है। ये मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर दिया है। दोस्तों, राज्य केवल व्यक्ति को खुला छोड़ दे। ठीक है दोस्तों, तो अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति पढ़ना चाहता है और उसके पास में पढ़ने लिखने मात्र के लिए पैसे नहीं है या उसके पास में वो सुविधाएं नहीं है, तो वो उसके लिए स्वयं जिम्मेदार है। राज्य का इसमें कोई रोल नहीं है, राज्य की इसमें कोई गलती नहीं है। हाँ, अगर राज्य ने उसको कोई किसी पर्टिकुलर कार्य को करने के लिए उस पर प्रतिबंध लगा रखे हैं या उसको रोक रखा है, तब हम लोग कह सकते हैं कि वो व्यक्ति स्वतंत्र नहीं है। लेकिन अगर व्यक्ति अपनी मजबूरियों के चलते या अपनी आर्थिक परिस्थितियों के चलते कोई मनचाहा भोजन नहीं कर पा रहा है या मनचाही जगह पे घूमने नहीं जा पा रहा है, तो हम ये नहीं कहेंगे कि वो व्यक्ति स्वतंत्र नहीं है। तो इस तरीके से इसाया बर्लिन नकारात्मक स्वतंत्रता के सिद्धांत का पूरी तरीके से समर्थन करते हैं। तो दोस्तों, बर्लिन जो है वो अपने इन तर्कों के माध्यम से एक तरह से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का समर्थन करते हैं, और 1960 के दशक में वो ये कह रहे होते हैं कि राज्य को अपनी भूमिका सीमित करनी चाहिए। यानी कि राज्य को अर्थव्यवस्था में या इकोनॉमी में ज्यादा इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए, व्यक्ति को अपने मनचाहा पसंद का काम करने देना चाहिए, और केवल बाजार व्यवस्था में एक रेगुलेटरी अथॉरिटी के रूप में कार्य करना चाहिए। बाजार में प्रतिस्पर्धा बनी रहे, बस इतना काम करना चाहिए। बाजार में घुस करके बाजार को रेगुलेट नहीं करना चाहिए, व्यक्ति के जीवन में ज्यादा इंटरफेरेंस नहीं करनी चाहिए। तो इस तरीके से जो मैंने आपको बताया था ना, जॉन लॉक के बारे में, एडम स्मिथ के बारे में, ठीक है, और क्या कहते हैं थॉमस हॉब्स के बारे में, तो इस तरीके की जो उन्होंने जो स्वतंत्रता पे विचार दिए थे वही स्वतंत्रता, उसी तरीके की स्वतंत्रता का समर्थन कर रहे हैं इसाया बर्लिन। एक तरीके से नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक है। तो दोस्तों, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट रहने वाले विचारक हैं उसमें से ऐसे दूसरे विचारक यानी कि दूसरे थिंकर है मिल्टन फ्रीडमैन। दोस्तों, मिल्टन फ्रीडमैन के जो स्वतंत्रता के संबंध में विचार है ना, ये हो सकता है आपके एग्जाम में इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आ जाए कि मिल्टन फ्रीडमैन के स्वतंत्रता के संबंध में क्या विचार है, ऐसा क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं। इसलिए अब हम लोग जानेंगे कि मिल्टन फ्रीडमैन के स्वतंत्रता के संबंध में किस किस तरीके के विचार है। तो आइए दोस्तों, पहले हम पढ़ लेते हैं कि अमेरिकी अर्थशास्त्री मिल्टन फ्रीडमैन यह मानते हैं कि पूंजीवाद की छत्रछाया में स्वतंत्रता पनपती है। दोस्तों, मिल्टन फ्रीडमैन, जैसा कि आपने स्टेटमेंट पढ़ा, मिल्टन फ्रीडमैन ये कह रहे हैं कि पूंजीवादी व्यवस्था ही वो आदर्श व्यवस्था है जिसमें कोई व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता का ठीक ढंग से उपयोग कर सकता है, यानी कि अपनी लिबर्टी को ठीक तरीके से यूटिलाइज कर सकता है।
दोस्तों वो पूरी तरीके से, जब ये स्टेटमेंट आप पढ़ रहे हैं तो दिख रहा है कि वो पूरी तरीके से पूंजीवादी व्यवस्था का समर्थन कर रहे हैं। आपको पता ही होगा पूंजीवादी व्यवस्था के बारे में, आपने 12th क्लास में पढ़ा होगा कि क्या समाजवादी व्यवस्था होती है, क्या पूंजीवादी व्यवस्था होती है। दोस्तों वही पूंजीवादी व्यवस्था का समर्थन कर रहे हैं मिल्टन फ्रीडमैन। मिल्टन फ्रीडमैन कह रहे हैं कि पूंजीवादी व्यवस्था के माध्यम से बाजार को खुला छोड़ देना चाहिए, और जब बाजार पूर्ण रूप से स्वतंत्र होता है और आर्थिक नियमों के हिसाब से चलता है तो उस व्यवस्था में क्या होता है, व्यक्ति भी स्वतंत्र होता है और अपनी स्वतंत्रता का ठीक तरीके से उपयोग कर सकता है। यानी कि वो मनचाहा व्यापार कर सकता है, मनचाही जगह पर जाकर के रोजगार कर सकता है, मनपसंद की जॉब कर सकता है, या अपनी स्किल्ड के बेसिस पे मनपसंद की सैलरी ले सकता है। तो इस तरीके से बाजार व्यवस्था जब खुली होगी, मुक्त होगी, क्योंकि पूंजीवादी व्यवस्था की एक विशेष पहचान है, तभी व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता का इस्तेमाल ठीक तरीके से कर पाएगा। दोस्तों इस तरीके से वो ये भी कहते हैं कि सरकार का कार्य बाजार व्यवस्था को सहारा देना और उसके बचे कुचे काम कर देना है, और उस पर नियंत्रण रखना नहीं। वही कह रहे हैं मिल्टन फ्रीडमैन कि बाजार व्यवस्था को सहारा देना, सपोर्ट करना है राज्य का काम। राज्य का काम बाजार व्यवस्था पर नियंत्रण करना नहीं है, बल्कि बाजार व्यवस्था को खुला छोड़ देना होता है कि वो आप इकोनॉमिक्स के नियम पे, अर्थशास्त्र के नियम से खुद ही चले, और व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता का ठीक तरीके से उपयोग करते हुए बाजार व्यवस्था में अपना विकास कर सके। बस राज्य का क्या काम रहेगा, राज्य का काम रहेगा कि जो काम बाजार व्यवस्था नहीं कर पा रही है, मार्केट इकोनॉमी नहीं कर पा रही है, राज्य वो काम कर देगा। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में कहता हूं कि जैसे कि मान लीजिए मुंबई में अगर भारत सरकार को कोई दूसरा एयरपोर्ट बनाना होगा, तो भारत सरकार के पास ये ऑप्शन रहता है कि वो सरकार का पैसा ना खर्च करते हुए किसी प्राइवेट कंपनी को वो टेंडर दे दे, क्योंकि कोई भी प्राइवेट कंपनी जो है मुंबई में एयरपोर्ट बनाने का ठेका ले लेगी, क्योंकि वहां पर वो जानते हैं कि जब मुंबई एयरपोर्ट बनेगा तो उसके बाद जो रेवेन्यू निकल करके आएगा उससे कंपनियों को फायदा होगा। लेकिन जब गांव की सड़क बनाने का विषय आता है या गांव को मुख्य शहर से जोड़ने का मुद्दा आता है, तो अगर सरकार किसी प्राइवेट कंपनी को ठेका देगी तो कोई प्राइवेट कंपनी नहीं लेगी, क्योंकि गांव से शहर को जोड़ने वाली जो सड़क है उसमें इतना आना जाने वाले लोग ही नहीं है जिनसे टोल वसूल किया जा सके। तो इस तरीके से प्राइवेट कंपनी इस मुद्दे पे या इस विषय पे हाथ नहीं डालेगी। तो ऐसे में सरकार को आगे आना होगा और गांव को शहर से जोड़ने वाली सड़क को बनाना होगा जनता के पैसों से। तो इस तरीके से मिल्टन फ्रीडमैन कहते हैं कि जो काम बाजार नहीं कर पा रहा है वो काम राज्य को दे देना चाहिए, और जो काम बाजार व्यवस्था अच्छे से कर रही है राज्य को उसमें इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए। दोस्तों मिल्टन फ्रीडमैन ने अपने ये विचार अपनी मुख्य कृति कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम यानी कि 1962 में जो लिखी थी, पूंजीवाद और स्वतंत्रता, ये बुक का नाम है हिंदी में, कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम नामक पुस्तक में अपने विचार दिए थे। दोस्तों उन्होंने ये जो मैंने अभी यहाँ लिखा हुआ है, उन्होंने क्या किया कि क्या कार्य सरकार को करने चाहिए, क्या कार्य नहीं करने चाहिए, इसको अच्छे से डिफाइन किया। तो दोस्तों उन्होंने जो डिवीजन किया है वो मैंने यहाँ पे पीछे बोर्ड पे लिखा है। सरकार को जो नहीं करना चाहिए उसके अंदर मिल्टन फ्रीडमैन ने किन किन मुद्दों को, किन किन चीजों को रखा। नियंत्रण एवं समर्थन मूल्य, यानी कि किसी भी कमोडिटी का या किसी भी वस्तु का नियंत्रण एवं समर्थन मूल्य तय करना सरकार का काम नहीं होना चाहिए। सरकार को किसी भी चीज की जो है कीमत तय नहीं करनी चाहिए, उसे बाजार के ऊपर छोड़ देना चाहिए कि बाजार कीमत तय करेगा। अगर डिमांड सप्लाई वाला खेल सुना होगा ना आपने, कि डिमांड और सप्लाई के आधार पर ही किसी चीज का जो प्राइस है वो निर्धारित होगा। सरकार बीच में इंटरफेरेंस करके आटा, दाल, चावल के जो भाव है ना उसको नियंत्रित ना करे, ना ही उस पर समर्थन मूल्य दे। तो इसके लिए फिर मिल्टन फ्रीडमैन कहते हैं कि सरकार को ये नहीं करना चाहिए। सरकार को पूरी तरीके से वेजेस यानी कि मजदूरी में कितनी मजदूरी होगी, कितनी मजदूरी नहीं होगी, कितनी होनी चाहिए, इसमें भी इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए। यानी कि न्यूनतम मजदूरी तय नहीं करनी चाहिए, बल्कि मजदूरी कितनी होगी ये बाजार पे छोड़ देनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से ब्याज की दरें, आयात निर्यात, सामाजिक सुरक्षा और आवास सहायता, इस तरीके के कार्य भी सरकार को नहीं करने चाहिए। सरकार को लोगों को फ्री आवास नहीं उपलब्ध कराने चाहिए, बल्कि लोगों को खुला छोड़ देना चाहिए, वो अपनी मेहनत से अपने घर बना लेंगे, सरकार को इसमें इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए। इसी तरीके से सरकार को आयात निर्यात, जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है राज्यों के बीच में, देशों के बीच में, लोगों के बीच में, उसमें भी किसी तरीके का हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, उसे भी बाजार के नियमों के आधार पर खुला छोड़ देना चाहिए। दोस्तों क्या कार्य सरकार को मिल्टन फ्रीडमैन ने दिए करने के लिए, वो लिखे हैं मैंने इस वाली लाइन में। सरकार को क्या करना चाहिए, उन्होंने बोला है कि कानून व्यवस्था बस मेंटेन करनी चाहिए, यानी कि सरकार को यह देखना चाहिए कि समाज में शांति व्यवस्था स्थापित रहे।
क्राइम्स ना हो, लोग एक दूसरे से दंगे फसाद ना हो, एक दूसरे से लड़े ना, इस तरीके से मिल्टन फ्रीडमैन कहते हैं कि राज्य को कानून व्यवस्था को मजबूत बना के रखना चाहिए और राज्य में शांतिपूर्वक तरीके से सब लोग अपना अपना काम कर सके, ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए। दोस्तों, आर्थिक खेल के नियम यानी कि मार्केट में क्या जो नियम होंगे वो बाजार वो जो है सरकार तय कर सकती है, ठीक है। इसी तरीके से उन कानूनों की व्याख्या भी कर सकती है और अनुबंध लागू कर सकती है। मतलब कि जो कॉन्ट्रैक्ट्स कोई व्यापारी अगर मान लीजिए साइन करता है किसी से, तो उन कॉन्ट्रैक्ट्स को लागू करवाना भी सरकार की जिम्मेदारी है। ऐसा ना हो कि दो व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट करें और एक धोखाधड़ी करके निकल जाए और उसको कुछ सजा ना हो। तो ऐसे व्यक्तियों को सजा देना भी राज्य का काम है, जो अपनी बात पर या अपने सौदों पर खरे नहीं उतरते हैं, किसी कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ देते हैं इलीगल तरीके से। तो सरकार का काम है ऐसे लोगों को पकड़ करके जेल में डालना। विवादों को सुलझाना, अगर मान लीजिए मार्केट में दो पक्षों के बीच में कोई विवाद हो गया किसी विषय पे, तो सरकार का काम है ऐसे विवादों को सुलझाना ताकि मार्केट ठीक ढंग से चले। तो बस एक तरीके से मिल्टन फ्रीडमैन कोशिश करते हैं कि सरकार एक फैसिलिटेटर के तौर पर जो है वो मार्केट को सपोर्ट करे और व्यक्ति की जीवन में ज्यादा इंटरफेरेंस ना करे। व्यक्ति जो करने में समर्थ है, जैसा करने में समर्थ है, उसको खुला छोड़ दे। दोस्तों, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो तीसरे इंपॉर्टेंट थिंकर हैं आपके, जिनके बारे में क्वेश्चन आ सकता है, वो है सीबी मैकफर्सन। इनका पूरा नाम है सीबी मैकफर्सन, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे मैकफर्सन के क्या विचार हैं, स्वतंत्रता यानी कि लिबर्टी के संबंध में क्या विचार हैं, उसको हम जानेंगे। दोस्तों, मैकफर्सन ने मिल्टन फ्रीडमैन की आलोचना की। अभी हम लोगों ने जाना मिल्टन फ्रीडमैन के बारे में, तो मिल्टन फ्रीडमैन के जो विचार है ना, मैकफर्सन ने उसकी आलोचना की। बेसिकली उन्होंने बोला कि मैकफर्सन कॉल पॉजिटिव लिबर्टी एज डेवलपमेंटल लिबर्टी, यानी कि मैकफर्सन ने जो सीबी मैकफर्सन है, उन्होंने नेगेटिव लिबर्टी की जगह पॉजिटिव लिबर्टी का समर्थन किया। उन्होंने सकारात्मक स्वतंत्रता के विचार का समर्थन किया। उन्होंने कहा मिल्टन फ्रीडमैन जो है वो पूंजीवादी व्यवस्था का समर्थन कर रहे हैं, पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि पूंजीवादी व्यवस्था में और मैकफर्सन कह ही रहा है कि पूंजीवादी व्यवस्था में और सरल सरल विनिमय की व्यवस्था में, मतलब पूंजीवादी व्यवस्था मतलब कैपिटलिस्ट सिस्टम, और सरल विनिमय की व्यवस्था मतलब जो सिंपल एक्सचेंज इकोनॉमी होती है। जैसे कि पहले जब मानव सभ्यता का विकास हुआ था, ठीक है, उस समय पर जो सिंपल एक्सचेंज वस्तु विनिमय का जो कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा, उस इस इकोनॉमी में और पूंजीवादी व्यवस्था में अंतर होता है। सरल विनिमय की व्यवस्था जो होती है उसमें क्या होता है कि सभी लोग अपना अपना काम करते हैं, जिस जो जो स्किल उनको मिली होती है उस हिसाब से व्यक्ति काम करता है। मान लीजिए कोई मटका बनाता है, लोहार है तो लोहा बनाता है, ठीक है, लोहा गलाता है, सुनार है तो सोने का काम करता है। लेकिन जो भी वो काम करते हैं ना, और जिस मशीनरी का वो उपयोग करते हैं, उसके वो स्वयं मालिक होते हैं और वो उनका खुद का काम होता है। इस लिहाज से पूंजी भी उन्हीं की होती है और श्रम भी उन्हीं का ही होता है। तो ये होती है सरल सिंपल एक्सचेंज इकोनॉमी। लेकिन जो पूंजीवादी व्यवस्था है ना, वो क्यों गलत हो जाती है मैकफर्सन के हिसाब से? क्योंकि पूंजीवादी व्यवस्था में श्रम अलग होता है। जैसा कि मैंने लिखा भी हुआ है कि मैकफर्सन ने कहा है कि पूंजीवादी व्यवस्था में श्रम और पूंजी अलग अलग होते हैं। यानी कि जिसके पास पूंजी होती है, जिसके पास उत्पादन के साधन होते हैं, वो खुद से फैक्ट्री में जाके काम नहीं करता, बल्कि फैक्ट्री पे एक ऐसा व्यक्ति काम करता है जिसके पास कोई संसाधन नहीं होते, बस उसके पास श्रम होता है। श्रम मतलब उसके पास लेबर होती है, वो काम करता है फैक्ट्रीज में, उत्पादन करता है, और उत्पादन से जो मुनाफा होता है ना, वो पूंजीपति अपने पास रख लेता है। यानी कि पूंजीपति केवल पूंजी लगा करके, फैक्ट्रियां लगा करके छोड़ देता है और उसमें कुछ लेबर्स को बुला करके अपना काम करवाता है। लेबर्स को केवल उनका मेहनताना देता है, मतलब उनकी सैलरी देता है, वेजेस देता है, और बाकी जो प्रोडक्शन से उसको उसको बेच करके मुनाफा होने वाला है वो अपने पास रख लेता है। इस तरीके से पूंजीवादी व्यवस्था में श्रम अलग होता है और पूंजी अलग हो जाती है। तो इस तरीके से पूंजीवादी व्यवस्था जो है वो ठीक नहीं मानी उन्होंने, और मैकफर्सन ने पॉजिटिव लिबर्टी का समर्थन किया। दोस्तों, वैसे तो मैकफर्सन डज नॉट एक्सेप्ट डिवीजन बिटवीन नेगेटिव एंड पॉजिटिव लिबर्टी। मतलब मैकफर्सन ने जो ये बर्लिन का नेगेटिव और पॉजिटिव लिबर्टी का डिस्टिंक्शन था ना, कि उन्होंने स्वतंत्रता की संकल्पना को दो भागों में बांटा था, इसको मैकफर्सन ने पूरी तरीके से रिजेक्ट किया। लेकिन मैकफर्सन फिर भी देखे जाते हैं कि वो पॉजिटिव लिबर्टी का समर्थन करते हैं। दोस्तों, आपके एग्जाम के लिहाज से जो चौथे महत्वपूर्ण विचारक हैं, अब हम उनको जानेंगे। दोस्तों, उनका नाम है जेएस मिल। दोस्तों, अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चेक किए हैं तो आपको स्वतंत्रता के संबंध में जो क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे ना, उसमें आप पाएंगे कि जो जेएस मिल के विचार है ना, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आ रखा होगा, ठीक है। और आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में देखेंगे तो एक नहीं बल्कि कई क्वेश्चंस ऐसे आ रखे होंगे जो जेएस मिल के स्वतंत्रता पर क्या विचार है इसको पूछ रहे हैं। तो इसलिए दोस्तों, जेएस मिल के विचारों को जानना बहुत ही जरूरी हो जाता है। और अब हम लोग जेएस मिल के स्वतंत्रता पर क्या विचार है इसको जानते हैं। दोस्तों, जेएस मिल सपोर्ट्स इंडिविजुअल लिबर्टी
अगेंस्ट मेजॉरिटी इन हिज बुक ऑन लिबर्टी 1859। तो दोस्तों जेस मिल ने जो लिबर्टी स्वतंत्रता के संबंध में अपने विचार व्यक्त किए, वो उनकी जो एक महत्वपूर्ण पुस्तक है ना ऑन लिबर्टी, उसमें बताया उन्होंने कि उनके क्या विचार है स्वतंत्रता के संबंध में। और ये उन्होंने कब बुक पब्लिश की, वो 1859 में उन्होंने इस बुक को प्रकाशित किया। और इस बुक से हमें उनके विचार देखने समझने को मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों उन्होंने कहा, जैसा कि मैंने पीछे स्टेटमेंट पढ़ा, कि वो इंडिविजुअल लिबर्टी को सपोर्ट करते हैं अगेंस्ट मेजोरिटी के। मतलब जब नेगेटिव लिबर्टी के बारे में हमने पढ़ा था तो हमने जाना था कि सभी विचारक कह रहे थे कि व्यक्ति की जो स्वतंत्रता है ना, उसको खतरा है राज्य से, यानी कि व्यक्ति की आजादी का दुश्मन है राज्य। ठीक है, जो कि तानाशाही कर करके व्यक्ति की स्वतंत्रता को छीन लेता है व्यक्ति से, उस पर बंदिशें लगा देता है। लेकिन 19वीं शताब्दी में जब जेएस मिल आए तो उन्होंने बोला केवल ना केवल राज्य से बल्कि समाज से भी व्यक्ति की स्वतंत्रता को खतरा है। कैसे? जैसे कि मैं एग्जांपल के रूप में कह सकता हूं कि वो एक ब्रिटिश नागरिक थे और उस समय ब्रिटेन में लोकतंत्रीय शासन व्यवस्था थी। तो उन्होंने देखा कि जो लोकतंत्रीय शासन व्यवस्था है ना, उसमें जो निर्णय लिए जाते हैं ना, वो बहुमत के आधार पर लिए जाते हैं। दोस्तों ये बात आपको पता होगा कि संसद में जिस भी पार्टी का बहुमत होता है वो सरकार बनाती है, उसके पास पावर आती है। ठीक है, जिसके पास ज्यादा अधिक मत होते हैं किसी क्षेत्र में वो जीत जाता है सांसद की सीट या एमएलए की सीट। तो जेसमिल ने पाया कि लोकतंत्रीय समाज में बहुमत बहुमत लोगों का जो है या बहुमत का शासन होता है। तो बहुमत का मतलब क्या हुआ? मतलब एक मत को मानने वाले अगर ज्यादा लोग हो जाते हैं तो उसको बहुमत कहते हैं, और किसी मत को मानने वाले अगर कम संख्या में होते हैं उसको हम अल्पमत कहते हैं। दोस्तों डेमोक्रेसी में क्योंकि वो जी रहे थे तो उन्होंने बताया कि व्यक्ति की स्वतंत्रता को ना मेजोरिटी से बहुत खतरा है। यानी कि जो लोग कम संख्या में हैं उनकी भी तो कुछ स्वतंत्रता है, लेकिन उनकी स्वतंत्रता और आवाजों को बहुमत द्वारा, ज्यादा संख्या में जो लोग हैं उनके द्वारा दबा दिया जाता है। तो इस वजह से जेएस मिल ने बताया कि मेजोरिटी से यानी कि बहुमत से व्यक्ति की स्वतंत्रता को ज्यादा खतरा है। दोस्तों देयर मे बी अ पॉसिबिलिटी ऑफ टायरेनी ऑफ द मेजोरिटी एंड द लिबर्टी ऑफ द माइनॉरिटीज में वेनिश। तो वही वाली बात वो बोल रहे हैं कि मेजॉरिटी की तानाशाही से, जो कि मैंने टायरनी वर्ड भी यूज किया है, कि बहुमत की तानाशाही से ये पॉसिबिलिटी हो जाती है कि माइनॉरिटीज की जो स्वतंत्रता है वो वेनिश हो जाए। जैसे कि मान लीजिए आप भारतीय समाज की मैं एग्जांपल ले लूं तो यहाँ पर हमें जो गे सेक्स मैरिज करने वाले लोग मिल जाते हैं, या गे लोग जिनको हम कहते हैं, जो कि एक तरीके से होमोजीनियस होते हैं, जो लड़का लड़का है तो उससे ही प्यार करते हैं, लड़का है तो लड़के की तरफ अट्रैक्टिव होता है। ऐसे लोगों को भारतीय समाज में या किसी मिडिल ईस्ट की कंट्री में गलत माना जाता है। वहां की सोसाइटी ऐसे लोगों को ताने देती है, अपमानित करती है, इवन प्रताड़ना करती है, उनकी प्रताड़ना मतलब उन पर अत्याचार करती है। तो क्या ऐसे लोगों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता नहीं है? जो लोग लेस्बियन हैं, जो लोग अपने से सेम सेक्स से अट्रैक्ट होते हैं, क्या उनकी अपनी स्वतंत्रता नहीं है? क्या वो प्रकृति ने उनको ऐसा बनाया तभी तो वो है, पर समाज उनको मान्यता नहीं देता। और समाज क्या होता है? जो अधिकतर लोग होते हैं उसको समाज कहते हैं हम लोग। इस तरीके से जो लेस्बियन लोग हैं ना, उनकी स्वतंत्रता का एक तरीके से उल्लंघन किया जाता है। तो इस तरीके से जो ज्यादा संख्या में लोग होते हैं ना भारतीय समाज में, जो ज्यादा संख्या में लोग हैं, वो एक छोटे से वर्ग के अधिकारों को दबाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, इनका जो सबसे इंपॉर्टेंट विचार है वो है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। दोस्तों मैंने व्यक्ति की विचार एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में आपको पहले भी बताया है। वो बेसिकली कॉन्सेप्ट का जो डेवलपमेंट हुआ है ना, वो इसी ऑन लिबर्टी पुस्तक से हुआ जो कि जेएस मिल ने लिखी है। जेएस मिल ने व्यक्ति की विचार और व्यक्ति की स्वतंत्रता पर बहुत बल दिया। उन्होंने कहा है कि व्यक्ति के विचारों को या व्यक्ति की विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता को बहुमत समाज से और राज्य से बहुत खतरा है। अगर मान लीजिए व्यक्ति किसी मुद्दे पर समाज से अलग अपने विचार रखता है और उसको समाज में व्यक्त करता है ना, तो बहुत पॉसिबिलिटी है कि बहुमत जो समाज है, जो ज्यादा संख्या में लोग हैं, उसको दबा दे। जैसे कि कॉपरनिकस के साथ हुआ था, जैसे कि गैलीलियो के साथ हुआ था, कि उन्होंने बोल दिया था कि धरती जो है वो सूर्य के चक्कर लगाती है। तो चर्च ने जो है वो उनको मारने लग गए थे, चर्च ने उनको प्रताड़ित किया और चर्च ने तो इवन मौत की सजा सुना दी थी उनको। लेकिन गैलीलियो ने माफी मांगी तो उनको छोड़ दिया गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने बोल दिया था कि जो पृथ्वी है वो सूर्य के चक्कर लगाती है। और क्रिश्चियनिटी में बोला जाता था पहले कि जो है पृथ्वी केंद्र में है और सूर्य और बाकी ग्रह इसके चक्कर लगाते हैं। इस तरीके से गैलीलियो ने क्या किया, बहुमत समाज का जो विचार है उसकी आलोचना करते हुए एक नया विचार प्रस्तुत किया। तो एक तरीके से उन्होंने अपनी विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का इस्तेमाल करना चाहा, तो क्या हुआ, बहुमत के समाज ने या बहुमत समाज ने उनको दबा दिया, उनके विचारों को दबा दिया। इस तरीके से इस डर के चलते उन्होंने जेस मिल ने क्या किया, व्यक्ति के विचार व्यक्ति की स्वतंत्रता पर बल दिया
और ये कहा कि व्यक्ति की विचार और व्यक्ति की स्वतंत्रता का तो पूरा ही उपयोग व्यक्ति को करने देना चाहिए, यानी कि उसे खुला छोड़ देना चाहिए अपने विचारों को कहीं भी व्यक्त करने के लिए। उस पर कोई बंदिश नहीं होनी चाहिए, ना ही समाज की ना ही राज्य की। ठीक है दोस्तों। सेल्फ रिगार्डिंग एंड अदर रिगार्डिंग, आत्मपरक एवं अन्य परक कार्य। दोस्तों वो व्यक्ति के कार्यों को ना दो भागों में डिवाइड करते हैं। दोस्तों जो पहले भाग, जिस भाग में पहले डिवाइड करते हैं वो है सेल्फ रिगार्डिंग यानी कि आत्मपरक कार्य। इस श्रेणी में वो किन कार्यों को रखते हैं? व्यक्ति के उन कार्यों को रखते हैं जो उसके आत्म से, जो स्वयं से केंद्रित होते हैं। जैसे कि मान लीजिए अपने से संबंधित कार्य, जिसमें कि मान लीजिए मेरे को क्या पहनना है, ठीक है, कैसे बाल रखने हैं, कब नहाना है, कब खाना है, क्या खाना है, ये मेरे से संबंधित कार्य हैं। अगर मैं इन कार्यों को करता हूं तो इसका सीधा प्रभाव मुझ पर पड़ता है, किसी और पर नहीं। मैं अगर कोई भी कपड़े पहनूंगा तो उसका प्रभाव मेरे पे पड़ेगा। ठीक है, मैं कब नहाऊंगा, किस गर्म पानी से नहाऊंगा, ठंडे पानी से नहाऊंगा, क्या खाऊंगा, इसका, इस कार्य का जो है, इस डिसीजन, मेरे इस डिसीजन का जो है प्रभाव मेरे पे पड़ता है। तो जो है वो जेसमिल कहते हैं कि आत्मपरक यानी कि सेल्फ रिगार्डिंग, स्वयं से संबंधित कार्यों पर राज्य को कोई प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए। व्यक्ति को इस क्षेत्र में खुला छोड़ देना चाहिए। व्यक्ति को ऐसे कार्य करने देना चाहिए जिसका प्रभाव उस पर पड़ता है, और इस पर जो है पूरी तरीके से रोक नहीं लगानी चाहिए। दोस्तों जो दूसरी श्रेणी है वह अदर रिगार्डिंग या अन्य पर कार्य। दोस्तों ये जेसमिल जो है इस श्रेणी में ऐसे कार्य को रखते हैं जिससे अन्य लोगों पर भी प्रभाव पड़ता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति कार चलाता है, ठीक है, और अगर वो ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करता है तो उससे क्या होगा कि एक्सीडेंट होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी, या उसको नहीं तो अदर लोगों को भी नुकसान हो सकता है, उनका भी एक्सीडेंट हो सकता है। तो इस तरीके से ये व्यक्ति का अन्य परक कार्य माना जाएगा, मतलब अदर रिगार्डिंग, जिसमें वो जो कोई भी कार्य करेगा तो उसका प्रभाव दूसरों पर भी पड़ेगा। तो जेसमिल कहते हैं कि ऐसे कार्यों पर राज्य को कुछ प्रतिबंध लगाने की अनुमति है, लेकिन वो प्रतिबंध भी तार्किक होने चाहिए। तार्किक मतलब उसका कोई मतलब होना चाहिए। मनमाने ढंग से व्यक्ति के अदर रिगार्डिंग यानी कि अन्य पर कार्यों पर राज्य प्रतिबंध नहीं लगा सकता। उसको उसका औचित्य यानी कि उसका ऑब्जेक्टिव सिद्ध करना होगा, प्रमाणित करना होगा कि वो जो प्रतिबंध व्यक्ति के अन्य पर कार्यों में लगा रहा है उसका रीजन क्या है, या वो रीजनेबल भी है, लीगल भी है, या वो केवल मनमाने ढंग से लगाए जा रहे हैं। इस तरीके से जेसमिल कहते हैं कि व्यक्ति के सेल्फ रिगार्डिंग कार्यों पर पूरी तरीके से राज्य को, व्यक्ति को खुला छोड़ देना चाहिए। और अन्य परक कार्यों में यानी कि अदर रिगार्डिंग कार्यों के संबंध में जेसमिल कहते हैं कि व्यक्ति पर कुछ प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, परंतु वो प्रतिबंध भी तार्किक होने चाहिए, और राज्य को ये प्रमाणित करना होगा, ये प्रूफ करना होगा कि जो हमने प्रतिबंध कुछ लगा रखे हैं ये व्यक्ति और समाज के भले के लिए लगा रखे हैं। तभी जाकर के राज्य व्यक्ति के अन्य परक यानी कि अदर रिगार्डिंग कार्यों पर प्रतिबंध लगा सकता है। दोस्तों यहाँ पर हमारा जो स्वतंत्रता का टॉपिक है वो समाप्त होता है। ब्रीफ में मैंने जो आपको मैं बता सकता था वो मैंने बता दिया है। तो दोस्तों अगर आप इसको पढ़ लेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। तो दोस्तों अब हम लोग आपसे विदा लेते हैं। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छा लगा होगा। दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें, और वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट में बताएं। और दोस्तों आगे की वीडियो को देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जल्दी से जल्दी आपको वीडियो मिल सके इसके लिए आप बेल आइकन दबा दीजिए, वो घंटी बगल में दिख रही है उसको दबा दीजिए। दोस्तों तब तक के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छे से रहिए, पढ़ते रहिए।